अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। जी जनाब, यूडीएचआर यानी ह्यूमन राइट्स का सबसे अहम टॉपिक है। और अगर आप ह्यूमन राइट्स लॉ पढ़ रहे हैं और अगर आपने यूडीएचआर नहीं पढ़ा तो समझें आपने कुछ नहीं पढ़ा। तो इस वीडियो में हम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करेंगे, ये क्या चीज़ है और इसके क्या बुनियादी फीचर्स हैं और इसके अलावा इसकी हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले तो देखेंगे यार, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि एक तो ये यूनिवर्सल है, दूसरा ये डिक्लेरेशन है और तीसरा ये ह्यूमन राइट्स का यानी ह्यूमन राइट्स के हवाले से एक चीज़, एक डॉक्यूमेंट बनाया गया था 1948 के अंदर 10 दिसंबर को। और इसको यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने एडॉप्ट भी किया था। इसमें दरअसल जो ह्यूमन राइट्स हैं ना वो डिक्लेयर किए गए हैं। ठीक है, यानी ह्यूमन राइट्स बताए गए हैं कि पूरी दुनिया में यूनिवर्सली कौन कौन से ह्यूमन राइट्स अवेलेबल हैं या जिनको फॉलो किया जाए। यानी अगर मैं इसको मज़ीद आसान कहूँ तो यार एक्चुअली ये कुछ ना ह्यूमन राइट्स की लिस्ट प्रोवाइड की गई है। यूनाइटेड नेशन जो इतना एक इंटरनेशनल इदारा है जिसके तकरीबन सब कंट्रीज़ मेंबर्स हैं, उनको बताने के लिए, उनको समझाने के लिए, उनको गाइड करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने जनाब 1948 के अंदर एक लिस्ट बनाई कि भाई साहब आप लोगों के ये ह्यूमन राइट्स हैं। और उनको डिक्लेयर कर दिया कि मेहरबानी करके इन ह्यूमन राइट्स को फॉलो किया जाए। वो जो उन्होंने डिक्लेयर किया, जिस कागज़ के ऊपर लिखा, जिस डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखा, जिसको डिक्लेयर किया, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक हो गया जी। तो ये फर्स्ट टाइम जनाब 1948 में इसके ऊपर बात करना लोगों ने शुरू की। लोगों ने कहा कि यार हम इंसान हैं, हमारे कुछ राइट्स हैं, तो क्यों ना उनको हम जनाब ना एक एक जगह पे कंपाइल करें, हम उनको ऑर्गेनाइज करें, एक स्ट्रक्चर दें कि कौन कौन से ह्यूमन राइट्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। तो खैर 1948 यानी दिसंबर के अंदर यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है, उन्होंने आखिरकार जनाब ह्यूमन राइट्स की एक लिस्ट बनाई। ठीक है, और इस लिस्ट को यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स कहा जाता है। और ये एक्चुअली एक कॉमन स्टैंडर्ड है ह्यूमन राइट्स का। जितने भी लोग इस दुनिया में रहते हैं उनको अगर कोई पूछे उनसे कि यार ह्यूमन राइट्स कौन से होते हैं, तो वैसे तो बेतहाशा हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार एक मुझे कॉमन स्टैंडर्ड चाहिए या मुझे एक जगह पे कंपाइल की हुई अगर नो यानी कि ह्यूमन राइट्स मिल जाए तो वो आपको यूडीएचआर में मिल जाएंगे। तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर 30 आर्टिकल्स हैं और हर एक आर्टिकल के अंदर ह्यूमन राइट्स का जिक्र है। ठीक है, और ये जो ह्यूमन राइट्स हैं ये डिफरेंट नोयत के हैं, यानी इसमें सिविल नेचर के भी हैं, इसमें पॉलिटिकल नेचर के भी हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चर, यानी जितने भी डिफरेंट टाइप्स की जो है ना वो राइट्स आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अब ये जो डॉक्यूमेंट है ना ये कोई कानून नहीं है, ये कोई ट्रीटी नहीं है, ये कोई एग्रीमेंट नहीं है, ये कोई लॉ नहीं है। ये एक सिंपल एक डेक्लेरेशन है, एक चीज़ को डिक्लेयर किया गया है, बता दिया गया है सब दुनिया के लोगों को। तो इसलिए ये कानूनी तौर पर लीगल बाइंडिंग नहीं है, यानी इसके ऊपर अगर आप अमल नहीं करते या इसको फॉलो नहीं करते तो आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद ये डॉक्यूमेंट इतना अहम है, ये कागज़ का टुकड़ा इतना अहम है, इसकी इतनी अहमियत है कि दुनिया में जितने भी ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कोई भी काम किया जाता है, चाहे वो कानून बनाया जाता है, चाहे वो कोई भी फ्रेमवर्क बनाया जाता है, तो वहाँ पे इस डॉक्यूमेंट को ज़रूर देखा जाता है। यानी कि इखलाकी तौर पे ये आपके ऊपर वैसे भी बाइंडिंग है, कानूनी तौर पे बाइंडिंग नहीं है। यानी अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो ये नहीं है कि आपके खिलाफ कोई अदालत में मुकदमा चलेगा। अगर किसी कंट्री ने इसको फॉलो नहीं किया तो इसके खिलाफ कोई इंटरनेशनल अदालत के अंदर कोई केस नहीं चलेगा, इसके ऊपर पाबंदियां नहीं चलेंगी। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट है ना इसकी इखलाकी तौर पे इतनी अहमियत है कि जितने भी कंट्रीज़ हैं जब भी वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर कानून साजी करते हैं, कवानीन बनाते हैं, तो लोग इसको ज़रूर फॉलो करते हैं। और कोई भी माहिदा होता है, एग्रीमेंट होता है, तो इसको ज़रूर नज़र में रखते हैं कि यार हमने कहीं जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसके अंदर जो ह्यूमन राइट्स की जो लिस्ट दी गई है हम उसकी कोई खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रहे। सो इखलाकी तौर पे ये आपके ऊपर बाइंडिंग है। तो ये तो हो गया जनाब इंट्रोडक्शन। अब इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ दोस्तों। इसके अंदर एक तो प्रियम्बल है, यानी एक इंट्रोडक्शन है, प्रियम्बल, और उसके बाद 30 आर्टिकल्स हैं। अब हम सबको बारी बारी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रियम्बल। प्रियम्बल का मतलब क्या होता है यार? इंट्रोडक्शन, तारुफ।
ٹھیک ہے نا. اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ یہ ہیومن رائٹ، یہ جو ڈیکلیریشن ہے یہ کیوں بنایا گیا ہے، اس کی کیا فاؤنڈیشن ہے. اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جناب ہر انسان کی ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے، سب انسان ایکویل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، رنگ نسل مذہب سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا کتنا اہم ہے. اس ڈاکومنٹ کا بنیادی مقصد ایک تو ہیومن رائٹس کی ہم نے ایک پراپر لسٹ نکالنی ہے، بتانی ہے لوگوں کو کہ جناب یہ آپ کے ہیومن رائٹس ہیں، اور ساتھ میں ان کو کس طرح پروٹیکٹ کرنا ہے وہ بھی اس نے بتایا ہے. تو سب سے پہلا جو آرٹیکل ہے، آرٹیکل 1، وہ یہ کہتا ہے جتنے بھی انسان ہیں نا وہ آزاد پیدا ہوتے ہیں، اور وہ سب جو ہے نا ڈگنیٹی اور رائٹس کے حوالے سے، یعنی کہ عزت کے حوالے سے، وقار کے حوالے سے اور حقوق کے حوالے سے وہ سب برابر ہیں. ٹھیک ہے، اور سب کو جو ہے نا مالک نے ایک ریزن دیا ہے، انٹیلیکٹ دیا ہے. تو سب انسان جتنے بھی دنیا میں یہاں پہ رہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، چاہے وہ عمر میں چھوٹے یا بڑے ہیں، سب کے برابر ہی رائٹس ہیں اور سب کی اپنی اپنی ایک ڈگنیٹی ہے. نمبر 1. دوسرا 2 آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی بنیاد کے اوپر کہ آپ اس نسل سے ہیں، آپ کا جینڈر یہ ہے، آپ کا مذہب یہ ہے، یا آپ کا پولیٹیکل اسٹیٹس کیا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی آپ کے خلاف کسی قسم کی ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے. دوسرا یہ آرٹیکل ہے. اس کے بعد میں کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں سب کو رائٹ ہے کہ وہ اپنی زندگی گزارے، ان کو جینے کا، ان کو زندگی گزارنے کا رائٹ ہے، اور وہ زندگی ایسی ہوگی جس میں وہ لبرٹی ہو، وہ آزادی سے اپنی زندگی گزاریں، اپنی مرضی سے گزاریں، اور ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جانی چاہیے. یعنی اگر آپ کسی ملک میں رہتے ہیں تو سیکیورٹی جو ہے نا وہ آپ کا یعنی کہ بنیادی ہیومن رائٹ ہے. اس کے علاوہ آرٹیکل 4 یہ کہتا ہے کہ جناب کسی کو غلام بنانا، اس کے اوپر پابندی ہے، آپ کسی کو غلام نہیں بنا سکتے، یہ آپ کا ہیومن رائٹس ہے. اس کے علاوہ پروہیبیشن آف ٹارچر، کسی پہ تشدد کرنا، کسی پہ ظلم کرنا، زیادتی کرنا، کسی کو ڈیگریڈ کرنا، کسی کی توہین کرنا، یہ بھی جناب آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے خلاف کوئی مقدمہ چل رہا ہے، آپ عدالت میں جاتے ہیں، تو آپ کو وکیل کرنے کا آپ کو پورا حق ہے کہ، اور یہ آپ کا ہیومن رائٹ ہے کہ آپ اپنا وکیل کریں، آپ اپنے مقدمے کو جو ہے نا لڑنے کے لیے یعنی آپ کو پورا موقع دیا جائے اپنے دفاع کرنے کے لیے، اپنے ڈیفینس میں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دوسرا یہ کہ جتنے بھی انڈیویجولز ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ سب قانون کے سامنے برابر ہیں. کوئی امیر غریب نہیں ہوتا کہ یہ پاورفل ہے، یہ غریب ہے، ایسے کوئی فرق نہیں، سب قانون کی نظر میں سب برابر ہیں. اس کے علاوہ آرٹیکل 8 یہ کہتا ہے اگر آپ کے فنڈامنٹل رائٹ جو ہے نا وہ اس کی وائلیشن ہو رہی ہے، آپ کو وہ حقوق نہیں دیے جا رہے جو آپ کو ملنے چاہیے، تو پھر آپ کا یہ رائٹ ہے کہ آپ کو ریمیڈی دی جائے، آپ کو جناب اس کو کمپنسیٹ کیا جائے، آپ کی بات سنی جائے. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے کہ پروٹیکشن اگینسٹ آربیٹری اریسٹ، اگر آپ کو بلا وجہ اریسٹ کیا گیا ہے، نظر بند کیا گیا ہے، آپ کو جناب جلا وطن کر دیا گیا ہے، ایگزائل میں ڈالا گیا ہے، آپ کو نظر بند کر دیا گیا ہے، آپ کو گھومنے پھرنے نہیں دیا جا رہا، بلا وجہ کسی نے آپ کو قید کر کے اپنے پاس رکھا ہے، کسی نے آپ کو کڈنیپ کیا، یہ ساری چیزیں، تو اس کے خلاف آپ کو پروٹیکشن دی جائے گی، یہ بھی آپ کا ہیومن رائٹ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کا مقدمہ چل رہا ہے تو جناب آپ کو مکمل رائٹ دیا جائے کہ آپ کی بات سنی جائے، یعنی پبلک فیئر ہیئرنگ دی جائے. اور ٹھیک ہے، اور جو آگے والا شخص ہو، جج ہو، جو بھی ہو، وہ ایک یعنی کہ وہ نیوٹرل ہونا چاہیے، وہ ان بائزڈ ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ کو پورا موقع دیا جائے گا اپنے ڈیفینڈ میں. یعنی اگر آپ کے اوپر ایک الزام لگائے کہ آپ نے چوری کی ہے، آپ نے مرڈر کیا ہے، تو جناب یہ آپ کا بنیادی ایک انسانی حق ہے کہ آپ کی بات کو مکمل سنا جائے اور آپ کو اپنے ڈیفینڈ میں جو کہنا ہے وہ آپ کہہ سکیں. اس کے علاوہ دوسرا یہ کہ جب تک آپ کے اوپر کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی تب تک آپ کو معصوم سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ آپ کا بنیادی ہیومن رائٹ ہے. یعنی اگر آپ کے اوپر کوئی الزام ہے کہ آپ نے کرپشن کی ہے، آپ نے کسی کا مرڈر کیا ہے، آپ نے ڈکیتی کی ہے، واٹ ایور کچھ بھی جرم کیا ہے، اب آپ کے اوپر یہ الزام لگ چکا ہے، جب تک وہ ثابت نہیں ہوتا تب تک آپ کو معصوم ہی سمجھا جائے گا، آپ کو ہم مجرم نہیں کہیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ بھی آپ کا بنیادی انسانی حق ہے. اس کے علاوہ رائٹ ٹو پرائیویسی، یعنی کہ آپ کسی کی پرائیویسی میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے. آپ اپنے گھر میں جس طرح زندگی گزار رہے ہیں آپ کو گزارنی چاہیے. آپ کی جو پرائیویٹ چیزیں ہیں، آپ کی پرائیویٹ انفارمیشن ہے، وہ لیک نہیں ہو سکتی. آپ کی پرائیویسی کا خیال رکھا جائے گا، اس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا. یہ بھی آپ کا انسانی حق ہے. آرٹیکل
13 ये कहता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आपको आज़ादी है, आप आज़ादी से घूमें फिरें, आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको कोई टोक नहीं सकता। इसके अलावा राइट टू अजाइलम, यानी अगर आप अपने मुल्क में हैं और आपको वहाँ पे पॉलिटिकल केसेस का सामना है, आपके ऊपर जो एक सियासी जमात है जो आपकी मुखालफिन है वो हुकूमत में आ चुके हैं, आपके ऊपर उन्होंने जो है ना यानी कि जो है ना नाजायज़ मुकदमात बनाए हैं, आपको वो जेलों में डाल रहे हैं, तो आप किसी और मुल्क में जाके प्रोटेक्शन ले सकते हैं जाना, ठीक है ना, आप अजाइलम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो नॉन पॉलिटिकल केसेस होंगे उसके अंदर नहीं। यानी मिसाल के तौर पर अगर आपने चोरी की या मर्डर किया और आप जाके भाग के यूके बैठ जाएं कि जी मुझे पॉलिटिकल असाइलम चाहिए, ये नहीं, वो सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जो सियासी तौर पे लोग होता है ना, किसी मुल्क में आपके जो मुखालफिन होते हैं वो सियासत में आ जाते हैं, वो सॉरी इक़्तिदार में आ जाते हैं, हुकूमत में आ जाते हैं, तो वो आपके ऊपर मुकदमे बनाते हैं ताकि आपको वो ख़त्म कर दें। तो ये सियासी तौर पे लोग केसेस बनाते हैं और आमतौर पे ज़्यादातर ये झूठे मुकदमे होते हैं। तो इस केसेस में आप बाहर जाके प्रोटेक्शन मांग सकते हैं, ठीक है ना, अदरवाइज़ नहीं। दूसरा ये आपका राइट है कि आपको नेशनलिटी दी जाए, ठीक है, मतलब आपको इस राइट से महरूम नहीं किया जा सकता। इसके अलावा आर्टिकल 16 ये कहता है आपको शादी करने का, आपको प्यार करने का, आपको मोहब्बत करने का, आपको फैमिली बनाने का पूरा राइट है। राइट टू प्रॉपर्टी, आपको पूरा ये राइट दिया जाता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी परचेज करें, प्रॉपर्टी रखें, घर लें, गाड़ी लें, हर चीज़। इसके अलावा आपको फ्रीडम है सोचने की, अपने मज़हब के ऊपर अमल करने की। आप इसके अलावा आर्टिकल 19 ये कहता है आपको फ्रीडम ऑफ ओपिनियन और एक्सप्रेशन है, आप अपना ओपिनियन कह सकते हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं, ये आपको पूरी फ्रीडम है। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड एसोसिएशन, आर्टिकल 20 ये कहता है आपको ये पूरी एक फ्रीडम है कि आप असेंबली बना सकते हैं, यानी किसी भी जगह जमा हो सकते हैं, आप अपनी सियासी जमात भी बना सकते हैं, आप अपनी कोई एसोसिएशन ग्रुप बना सकते हैं, ठीक हो गया जी। इसके अलावा राइट टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट, आप हुकूमत के मामलात के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी आप सियासत कर सकते हैं, सियासी जमात बन सकते हैं। इसके अलावा इलेक्शन में अपना वोट डाल सकते हैं। इसके अलावा राइट टू सोशल सिक्योरिटी, कि आपका ये राइट है कि आपको सोशल सिक्योरिटी दी जाए, इकनॉमिक हवाले से, सोशल हवाले से, कल्चर हवाले से, ठीक है ना, आपको सिक्योर रखा जाए। इसके अलावा राइट टू वर्क, आपको काम करने का हक दिया जाएगा कि आप अपनी नौकरी करें, मज़े से पैसे कमाएं, अपना घर चलाएं, ये आपका हक है। अगर आपको कोई राइट टू वर्क नहीं दिया जा रहा तो ये समझिए आपका जो ह्यूमन राइट्स है उसकी वायलेशन हो रही है। इसके अलावा राइट टू रेस्ट एंड लेजर, आराम करना और अच्छी एक सुकून वाली ज़िंदगी गुजारना भी आपका राइट है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप एक जगह काम कर रहे हैं और वहाँ पे 8 घंटे की जगह आपसे जो है ना 24 घंटे काम दिया जा रहा है, तो ये आपकी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, ठीक है। ह्यूमन राइट ये कहता है कि यार आपको रेस्ट करने का भी हक है। अगर 8 घंटे काम कर रहे हैं तो उसके बाद आपको घर जाना चाहिए, यानी आप 24 घंटे ज़बरदस्ती किसी से काम नहीं ले सकते, क्योंकि इंसानी जिस्म को रेस्ट चाहिए, आराम चाहिए, तो ये आपको ज़रूर मिलना चाहिए। इसके अलावा आपका एक मुनासिब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, आपकी हेल्थ की जो ज़रूरत है वो पूरी हो, आपको साफ़ पानी दिया जाए, आपको घर मिलना होना चाहिए आपके पास, ये चीज़ आपको सरकार देगी, ये आपका बुनियादी हक है बीइंग इंसान। दूसरा राइट टू एजुकेशन, ये आपका राइट है कि आपको तालीम दी जाए और आप तालीम हासिल करें तो कोई आपको रोके ना, उसके अंदर कोई रुकावट ना बने, ठीक है, ये भी आपका इंसानी हक है आर्टिकल 26 के तहत। इसके अलावा राइट टू कल्चरल पार्टिसिपेशन, कि आप अपने कल्चर की जो एक्टिविटीज़ हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप मुस्लिम्स हैं तो ईद वगैरह इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप किसी और कल्चर से बिलोंग करते हैं तो आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं आप उनके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा राइट टू सोशल ऑर्डर, ठीक है, आप सोशल और उस ऑर्डर का हिस्सा रह सकते हैं, वहाँ पे आपके जनाब जो राइट्स हैं, फ्रीडम्स हैं, उसको यानी कि सिक्योर किया जाएगा। दूसरा ये है कि आपके कुछ फ़राइज़ भी हैं, ड्यूटीज़ टू कम्युनिटी, यानी जिस कम्युनिटी में रहते हैं आपने फिर उस कम्युनिटी की भलाई के लिए, उसकी यानी कि बेटरमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए आपने काम करना है, ठीक है। दूसरे लोगों का ख्याल रखना है, उनके हकूक़ का ख्याल रखना है। ये नहीं है कि आपके अपने इंसानी हकूक़ ठीक है, बाकी किसी का आपने ना जो उनके जो ह्यूमन राइट्स हैं वो उसकी आप वायलेशन करते फिरें, ऐसा नहीं है। यानी कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आपके पास है, ठीक है, लेकिन आप खुद किसी को कैद करके बैठ जाएं, ये गलत बात है। तो आपने यानी दूसरों के भी ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन करनी है और उसको मेक श्योर करना है। उसके बाद आर्टिकल 30 ये कहता है कि आपने यानी कि जितनी भी इस तरह की एक्टिविटीज़ जिससे तबाही हो, जिससे जनाब लोगों के राइट्स मुतासर हों, जिससे यानी कि किसी भी कोई भी शख्स उसकी जो ह्यूमन राइट्स हैं वो मुतासर हो रहे हैं या उसको वो मिल नहीं रहे, इस तरह की कोई काम आपने नहीं करनी। मिसाल के तौर पर किसी के ऊपर हमला करना, किसी एरिया में जाके लोगों के ऊपर उनको कैद करना, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी, ऐसी ख़तरनाक एक्टिविटी जिससे तबाही मचे, जिससे इंसान लोगों के जो ह्यूमन राइट्स हैं वो उनको ना मिल पाएँ, तो इस तरह की एक्टिविटी के ऊपर पाबंदी है। दोस्तों ये हैं 30 आर्टिकल्स, मैंने आपको बता दिया ज़रा ब्रीफली करके, सिंपल करके, ये जनाब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर लिखे हुए हैं।
अच्छा जी, ये देखें, इसका एक टेबल भी मैंने बनाया था बड़ा सिंपल करके, आप इसको भी देख सकते हैं, इसको भी याद कर सकते हैं कि आर्टिकल 1 से 2 में क्या है, 3 से 5 में क्या है, 6 से 11, फिर 12 से 17, फिर 18 से 21, फिर 22 से 27, फिर 28 से 30। अच्छा जी, अब ज़रा इसकी हिस्ट्री देखते हैं। यार इसकी हिस्ट्री जो वैसे तो बहुत ही पुरानी है ह्यूमन राइट्स की, ये तो जब से इंसान इस दुनिया में आया है और इंसानियत शुरू हुई तब से ह्यूमन राइट्स की बात चल रही है। लेकिन अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। हाँ जी, दोस्तों जब वर्ल्ड वार 1 हो गई ना तो उसके बाद कुछ सालों के बाद वर्ल्ड वार 2 शुरू हुई थी, तो उसमें इतनी तबाही हुई थी, इतने प्रॉब्लम आ चुके थे, इतने लोगों की जानें गई थी पूरी दुनिया में। आपको पता है 50-60 कंट्रीज़ आपस में लड़ रहे थे, उसमें होलोकॉस्ट भी हुई थी। इसके अलावा हिरोशिमा और नागासाकी जापान के ऊपर न्यूक्लियर बम गिराए गए थे, इतने लोग बेचारे मरे, ठीक है ना? रेफ्यूजी के क्राइसिस थे और लोग बेचारे दर-पदर थे, खाने-पीने की चीज़ें नहीं थी, यानी कि एक अजीब-ओ-गरीब एक बुहरान चल रहा था पूरी दुनिया में। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार हम इंसान हैं, हम यूँ क्यों जानवरों की तरह आपस में लड़ रहे हैं। फिर लोगों ने बड़ा कहा कि यार हमें ना कुछ करना चाहिए, हम इंसान हैं, हम क्यों अपने आप को इस तरह मारते हैं, क्यों हम पागलों और कुत्तों और जानवरों की तरह लड़ते फिरते हैं। तो हमें जनाब अपनी ह्यूमन राइट्स की का ख्याल रखना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो उसके बाद जनाब फिर आपको पता है इसीलिए फिर ये बड़े बड़े इंटरनेशनल इदारे बनाए गए, जिसमें यूनाइटेड नेशन भी है, वो बनाया गया था, ठीक है ना? अक्टूबर 1945 में एक तकरीबन 51 कंट्रीज उस वक्त थे, उन्होंने बनाया था। उन्होंने कहा कि यार एक इदारा होगा और हमने कोशिश करनी है कि नेक्स्ट टाइम हमने कोई इस तरह का जंगें नहीं लड़नी, ताकि फ्यूचर में कोई इस तरह की बड़ी जंग ना हो, और जो आपस में झगड़े हैं वो प्यार मोहब्बत से बातचीत करके हल करने, हमने इस तरह एक दूसरे पर हमला नहीं करना, उससे लोग इतने मारे जाते हैं, इतनी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है। यार हम इंसान हैं, हमें ख्याल रखना चाहिए अपने लोगों का, हम आपस में क्यों मरते हैं। जब दो मुल्क आपस में लड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा बेचारे जो सिविलियन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, जो खवातीन होते हैं, वो मारे जाते हैं ना। तो इसलिए ये बैकग्राउंड, तब लोगों को ज़रा सा शऊर आया, खुसूसन वर्ल्ड वार 2 के बाद। उसके बाद जनाब फिर क्या हुआ था, जब ये मामला शुरू हुआ तो यूनाइटेड नेशन का जो इदारा है उसमें बातचीत हो गई कि यार अब ना हमें कोई ना एक ह्यूमन राइट्स के हवाले से कोई काम करना चाहिए, कोई एक लिस्ट बनानी चाहिए, कोई डिक्लेरेशन बनना चाहिए, ताकि सब लोगों को पता चले, सारी दुनिया को पता चले कि भाई ये ह्यूमन राइट्स हैं और इनको हमने हमने इनके ऊपर अमल करना है। तो इस हवाले से जो अमेरिका में एक खातून थी जिसका नाम है एलेनोर रोजवेल्ट, वो पहले एक यूएसए के प्रेसिडेंट थे, रोजवेल्ट उनकी ये मिसेस थी। ये बड़ी ज़बरदस्त खातून थी, ये सोशल एक्टिविस्ट थी। ये जब वर्ल्ड वार 2 हुई थी तो बहुत सारे लोग जब मारे जा रहे थे, ये उनके लिए काम करती थी, उनको ऐड वगैरह देती थी और उन लोगों को विजिट भी किया। सो ये सोशल वर्कर थी, सिविल राइट्स की बात करती थी, गुर्बत खात्मे करने के लिए बात करती थी। यानी ये चाहती थी कि यार जो है ना, लोगों को ना उनके इंसानी हकूक़ दिए जाएँ। तो ख़ैर, तो यूनाइटेड नेशन के अंदर जो कमीशन बनाया गया था ह्यूमन राइट्स के ऊपर, उसका जनाब इन्होंने इसको ना सदारत दी और ये उसकी चेयरपर्सन बन गई, और इसको कहा कि इसके ज़िम्मे ये काम दिया गया, और इनके साथ कुछ और लोग भी थे कि जनाब आप ना कोई मेहरबानी करके कोई डॉक्यूमेंट बनाएं जिसमें ना एक ह्यूमन राइट्स की लिस्ट दी जाए। खैर, तो उसके बाद जनाब इसका बड़ा अच्छा खासा एक्सपीरियंस था सोशल कामों के अंदर, इन चीज़ों के ऊपर ह्यूमन राइट्स के हवाले से। तो इसने बहुत सारी कंट्रीज़ को विज़िट भी किया, ये वो वगैरह सारा कुछ। और उसके बाद जनाब फिर इसकी निगरानी में आखिरकार एक डॉक्यूमेंट बनाया गया जिसका नाम है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये देख रहे हैं, ये हैं एलेनोर रोजवेल्ट, इनके हाथ में ये जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं, एक पूरा का पूरा कागज़, ये सारे के सारे यही ह्यूमन राइट्स हैं। जो मैंने आपको 30 आर्टिकल्स बताए हैं ना दोस्तों, ये सारे इसी कागज़ के अंदर लिखे हुए हैं। तो ये एक्चुअली खातून जो थी, जो एक अमेरिकन थी और बड़ी कमाल की सोशल वर्कर भी थी, और एक साबिक सदर जो थे उनकी मिसेस भी थी। तो इनका बड़ा असर इस मामले के अंदर, और इसकी ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन है। सो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में सबसे बड़ा अहम किरदार किसका है, तो इस खातून का है। इसकी बड़ी डिप्लोमेटिक स्किल्स थी, तो इसने सबको जमा भी किया इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि जब इसके ऊपर काम चल रहा था डॉक्यूमेंट के ऊपर, कौन से आर्टिकल इसके अंदर शामिल किए जाएँ, कौन से नहीं, तो ज़ाहिर बात हर एक इंसान का, हर एक लोगों का अपना अपना व्यू था। तो इस सबको एक ही पेज के ऊपर लेके आना, इसके लिए बड़ी एक यानी कि आपके अंदर स्किल्स चाहिए डिप्लोमेटिक, सो वो इस खातून के अंदर थी। अच्छा जी, तो आखिरकार जनाब 10 दिसंबर को ये जो डॉक्यूमेंट है वो फाइनल होके जनरल असेंबली में लाया गया यूनाइटेड नेशन में, और उसको फिर उन्होंने एडॉप्ट कर दिया। इसीलिए आज भी 10 दिसंबर जो है ना, वो वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है, या जिसको इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे भी कहा जाता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या है यार, ये जो डॉक्यूमेंट है, पहले तो ये याद रखना, ये कोई लीगली बाइंडिंग नहीं है, ठीक है ना, कानूनी तौर पे आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है किसी कंट्री के ऊपर। लेकिन इसका असर इतना है कि जितने भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ अभी बनाए जाते हैं या मॉडल बनाए जाते हैं, चाहे वो किसी कंट्री के अंदर लेजिस्लेशन है, नेशनल है, लोकल कानून साजी हो रही है, या इंटरनेशनल लेवल पे कोई कानून साजी हो रही है, तो ये लोग हमेशा इस डॉक्यूमेंट को ज़रूर देखते हैं, ये इसको फॉलो करते हैं।
वैसे लीगली बाइंडिंग नहीं है, इनके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन इसकी अहमियत इतनी कोई बढ़ चुकी है कि आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये जो डॉक्यूमेंट है एक फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट है, इसने पूरी दुनिया के अंदर यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स के स्टैंडर्ड्स बता दिए और अब ये एक पावरफुल सिंबल माना जाता है ग्लोबल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के हवाले से। अच्छा जी, अब इसकी अहमियत क्या है? सबसे पहले तो एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है, सब लोग इसको फॉलो करते हैं, और दूसरा इसकी जो नेचर है ये सेक्युलर टाइप है, इसके अंदर मजहबी टच आपको नज़र नहीं आएगा, और ये एपॉलिटिकल है, इसमें किसी किस्म का सियासी पहलू भी नज़र नहीं आता, तो बड़ा एक न्यूट्रल किस्म का, सेक्युलर किस्म का ये एक डॉक्यूमेंट है, और अब ये यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बन चुका है, तो अब आप इसको यूनिवर्सली पूरी दुनिया में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इस डॉक्यूमेंट ने ना रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश किया। इसने बताया कि यानी रूल ऑफ लॉ जो है ना वो बड़ी अहम चीज़ है, और ये फ्रेज़ इन्होंने यूज़ की, कहते हैं कि अगर आप इन लोगों को इंसानी हकूक़ देना चाहते हैं तो सबसे पहले जो काम करना है वो रूल ऑफ लॉ, यानी अपने मुल्क में, अपनी जगह पे, अपने इलाके में जो है ना कानून की हुक्मरानी को आपने मेक श्योर करना है। दूसरा कि ये वैसे लीगली बाइंडिंग तो नहीं है, लेकिन हाँ मॉरल तौर पे ये आपके ऊपर एक बाइंडिंग है, इखलाकी तौर पे आपके ऊपर ये बाइंडिंग है, और ये एक मॉरल अथॉरिटी बन चुका है, तो लोग इसको फिर लाजमी फॉलो करते हैं। दूसरा ये है कि ये अब जिस तरह के दूसरी जैसे ट्रीटीज़ होती हैं, एग्रीमेंट, वो तो बाइंडिंग होते हैं, अगर आप उसके ऊपर अमल नहीं करते किसी माहदे के पर, तो आपके ऊपर कानून यानी कि कार्रवाई होती है। अगर एक कंट्री ने दूसरे कंट्री के साथ कोई माहदा किया है और एक कंट्री उसके ऊपर अमल नहीं करता, तो फिर जारी बात है उसके कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, वो उसको यानी कि मानने पड़ते हैं। लेकिन ये ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये एक डेक्लेरेशन है, ठीक है। और दूसरा ये कि उसके बावजूद ये इसकी नॉन बाइंडिंग नेचर है, इसके बावजूद इंटरनेशनल ट्रीटीज़, कन्वेंशन या नेशनल लॉज बनते हैं, तो उसमें ज़रूर जनाब इसको देखा जाता है, तो इसका इतना इन्फ्लुएंस है। इसके अलावा जनाब एक तो ये फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट है, यूनाइटेड नेशन जब बनाया गया था, यूएन चार्टर बनाया गया था, तो उसके बाद अगर सबसे बड़ा कोई अहम डॉक्यूमेंट है वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, और यूनिवर्सली तौर पे इसको इंडोर्स किया गया, यानी तकरीबन 193 जो यूएन मेंबर्स हैं ना वो इसको इंडोर्स हैं, इसको मानते हैं, यानी जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स कंट्रीज़ हैं ना पूरी दुनिया में, वो सब इसको इंडोर्स करते हैं, इसको मानते हैं। और दूसरा इसका इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट है कि अब ये एक कॉमन फ्रेमवर्क है, यानी एक कॉमन स्टैंडर्ड है। जिस तरह हमारा सिलेबस होता है ना, तो उसमें एक किताब होती है कंपलसरी, या और बाकी किताबें आपके पास होती हैं, यानी आप एक किताब एज ए रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट हो चुका है कि आप इसको रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ये एक कॉमन स्टैंडर्ड है। जब भी कोई कन्फ्यूजन हो आप इस डॉक्यूमेंट को देख लें, आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दूसरा ये एजुकेशन के हवाले से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लोगों की अवेयरनेस के लिए इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लोगों को बताया जाता है कि किस तरह आपने अपने ह्यूमन राइट्स के लिए काम करना है। तो ये डॉक्यूमेंट इतना अहम है कि अब ये जनाब लोगों के अंदर एक अवेयरनेस भी पैदा करता है। अब देखो ना, आप लोगों में से ज़्यादा पता नहीं था यूडीएच क्या होता है, इसके अंदर कितने आर्टिकल्स हैं, अब आपको 30 आर्टिकल्स का पता चल गया। अब आपको पता चल गया कि आपके कौन से 30 बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, तो यानी ये अब आपको एक अवेयरनेस मिल गई। तो इस डॉक्यूमेंट की वजह से लोगों को अवेयरनेस भी मिलती है कि हाँ भाई हमारे ह्यूमन राइट्स कौन से हैं। अच्छा जी, अब देखते हैं इसका क्रिटिक एनालिसिस। यार इसके ऊपर ना बड़ी थोड़ी तनकीद भी हुई थी जब ये बनाया गया था, बल्कि आज भी ये तनकीद किया जाता है कि यार इसके अंदर ना वेस्टर्न बड़ा टच है, यानी कि यूरोप की टच ज़्यादा नज़र आता है, यानी सब यूरोप के कल्चर को, यूरोप के सोशल स्ट्रक्चर को ज़्यादा जहन में रख के बनाया गया है। बाकी जो जो कल्चर्स हैं वो नज़र नहीं आ रही, यानी कि एशियन कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, मतलब वहाँ की चीज़ें हमें इधर नज़र नहीं आती। जब हम इसको पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है ये किसी एक यूरोप के किसी कंट्री का कोई डेक्लेरेशन, ये यूनिवर्सल नज़र नहीं आता, लोग इसलिए इसको तनकीद करते हैं। दूसरा ये है कि इसके ये लैक ऑफ इन्फोर्समेंट है, इसको इन्फोर्स नहीं करवा सकते क्योंकि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। तो इसी वजह से भी लोग कहते हैं कि यार अगर ये लीगली बाइंडिंग हो जाए ना तो क्या ही मज़ा हो। तो ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, तो इसलिए लोग कहते हैं कि यार ये इसका ड्रॉबैक है, ये अगर इतना ज़बरदस्त है तो इसको लीगली बाइंडिंग होना चाहिए सारे मुल्कों के ऊपर, कि इसके ऊपर अमल करना है, नहीं तो फिर आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, आपके ऊपर पाबंदी लगेगी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। दूसरा ये कि कुछ लोगों ने कहा कि इसमें ना कुछ राइट्स जो है ना दूसरे राइट्स के साथ कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, यानी जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो एक अच्छी चीज़ है, ठीक है, लेकिन अगर आप उस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में किसी के मज़हब के ऊपर तनकीद करते हैं, किसी को जनाब प्रोवोक कर रहे हैं, किसी की तौहीन करते हैं, तो वो तो फिर गलत चीज़ है ना। तो इस तरह के जो है ना राइट्स आपस में कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, इसलिए भी लोग कहते हैं कि वो इसके अंदर बैलेंस नज़र नहीं आता।
ٹھیک ہے نا، وہ اس کے اندر کوئی توازن نظر نہیں آتا. خیر تو یہ تو کچھ تنقید ہے. ایون کہ جب یہ یونیورسل ڈکلیریشن بنایا جا رہا تھا جنرل اسمبلی کے اندر جب اڈاپٹ کیا جا رہا تھا تو کچھ لوگوں نے احتجاج بھی کیا تھا. ٹھیک ہے نا، یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا جو خاتون ہیں ان کے پاس لوگ آئے انہوں نے کہا پہلی بات یہ جو ورڈ ہے نا یونیورسل ہمیں اس پہ یہ اعتراض ہے کیونکہ یہ یونیورسل تھوڑی ہے، یہ تو صرف یورپ کا لگ رہا ہے، یہ تو صرف ویسٹرن جو ہے نا کلچر کو یعنی کہ نظر میں رکھ کے بنایا گیا ہے، یعنی کہ اس کے اندر ہماری چیزیں نظر کم آتی. تو اس طرح سے بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر تنقید کی. اس کے باوجود بھی یہ جو ڈاکومنٹ ہے پھر بھی ایک فاؤنڈیشنل ڈاکومنٹ مانا جاتا ہے. گلوبل اسٹرگل کے اندر ہیومن رائٹس کے بارے میں جب بھی بات کی جاتی ہے، ہیومن رائٹس کو میک شور کرنے کے لیے، ہیومن رائٹس کو حاصل کرنے کے لیے یہ ڈاکومنٹ اپنی ایک اہم اہمیت اختیار کر چکا ہے. اور اب اگر آپ ہیومن رائٹس کو پروموٹ کر رہے ہیں پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ڈاکومنٹ جناب سب سے اہم اس میں ایک کردار ادا کرتا ہے. سو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو. اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے بارے میں تفصیلی بتایا، اس کے اسٹرکچر بتائے، اس کے آرٹیکلز بتائے، اس کی ہسٹری بھی بتائی، اس کا کرٹیکل انالیسس بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.